चलिए आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन चैप्टर। ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रिफ्रैक्शन से कोई क्वेश्चन आता है तो इसके इर्द गिर्द भी आता है। वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेनन दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सर रिफ्रैक्शन होगा? नहीं नहीं नहीं, रिफ्लेक्शन है। फॉर दैट लेट अस सी। चलो पहले समझते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या है ये। देखो, जब कोई रे किसी एक डेंसर मीडियम से किसी एक रेरर मीडियम में जा रहा है, सपोज हम कहेंगे ये μ1 है, ये μ2 है और दिया है कि μ2 इज लेस देन μ1। द रे इज मूविंग फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। अगर रे कुछ सीधा ऐसे गया तो ऐसे निकल जाएगा, लेकिन रे अगर कुछ टेढ़ा ऐसे गया तो व्हाट विल ऑब्जर्व? You'll see, as the ray is going to a rarer medium, it will bend towards the normal. है कि नहीं? The ray will bend from the denser medium. It is going to the rarer medium. It will bend towards the normal or away from the normal. Obviously, away from the normal. Rarer medium में जा रहा ना, so it will go like this. So what you observe? जो denser medium में incident angle है, rarer medium में जो refracting angle है, दोनों में से कौन सा एंगल बड़ा है? R is more than I. बाय स्नेल्स लॉ। अच्छा, अगर हम I को बढ़ाएंगे ग्रेजुअली तो R भी ग्रेजुअली बढ़ेगा। I को बढ़ाते जाएंगे तो एक समय आएगा जब R हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद अगर फर्दर I को बढ़ाएंगे तो देखेंगे ये जो रे बाहर जा रहा था ये मुड़ के अंदर आ जाएगा। The entire energy will reflect back to the denser medium again. समझ में आ रहा है क्या? So such a phenomenon takes place when the ray moves from a डेंसर मीडियम टू ए रेरर मीडियम, तभी होता है। रेरर से डेंसर में आएगा तो ये नहीं होता है। तो इस चीज को चलो थोड़ा बढ़िया से ढंग से समझते हैं। व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? पहले फिनोमेनन को हम लोग फिगर से देख लेंगे। सपोज हम कहेंगे कि हमारे पास कोई एक डेंसर मीडियम है जो दिखने में ऐसा है। ठीक है, ऐसा कोई एक डेंसर मीडियम है। सपोज ये डेंसर मीडियम में यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट से ये डेंसर मीडियम में मतलब इसका म्यू ज्यादा है, बार वाले का म्यू कम है। सो इट इज μ1 एंड μ1 इज लेस देन μ2। μ2 क्या है? μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। इसके अंदर कोई लाइट ग्लो कर रहा है, क्या होगा? The ray of light coming out from this straight way like this will not undergo any refraction and will go like this. हाँ, तो ये ऐसा होगा। The ray of light which is coming like this, वो क्या होगा? It will bend away from the normal, will go like this. The ray coming like this will further go like this. यहाँ पे एक सब पर्टिकुलर एंगल मिलेगा जहां पर गिरने से रे और बाहर नहीं जाएगा। The ray will go like this, इस डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा। और अगर हम कहेंगे इससे भी ज्यादा इंसिडेंट एंगल में कोई रे गिरेगा तो क्या हो जाएगा? The ray will reflect back to the denser medium again. You will find the ray is reflecting back to the denser medium again. ये जो फेनोमेनन है इट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं कि ये हर एक केस में हम कहेंगे कि सपोज दिस वाज द केस, हियर इंसिडेंट एंगल वाज I, refracting angle was R. In each of these cases you see the refracting angle is more than the incident angle. हम इंसिडेंट एंगल को ग्रेजुअली बढ़ाते गए और देख रहे हैं कि रिफ्रैक्टिंग एंगल जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। और पहले इंसिडेंट एंगल पहले 90 डिग्री पहुंचेगा कि रिफ्रैक्टिव एंगल पहले 90 डिग्री पड़ेगा? क्योंकि रिफ्रैक्टिव एंगल बड़ा है, I को बढ़ाते जाएंगे, पहले R का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। जब R का वैल्यू 90 डिग्री हो गया, कहाँ पे हो गया R का वैल्यू 90 डिग्री? कुछ यहाँ पे हो गया है ना, R का वैल्यू कुछ यहाँ पे 90 डिग्री हो गया है। देखो तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। दिस corresponding incident angle is called critical angle. So there is certain value of C for which a ray going from a denser medium to a rarer medium will go parallel to the surface, will not emerge out to the other surface. तो अभी यहाँ पे जिन चीजों को हम लोग अभी डिस्कशन किए उसको हम लोग लिस्ट आउट करेंगे। आपका स्कूल में बोर्ड एग्जाम में दिस ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
जिसके ऊपर सिंगल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं, 1 मार्क क्वेश्चंस भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, 2-3 मार्क वाला आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं। छोटा सा आर्टिकल है, बहुत ही इजी आर्टिकल है, थोड़ा देख लेना। तो अभी हम लोग जो डिस्कशन किए, क्या देखे, कोई रे कोई डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रहा था, ये डेंसर मीडियम है, ये रेरर मीडियम है। कोई रे जब डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रहा था, फिर the angle of incidence in the denser medium is a particular value called critical angle. The ray does not emerge out to the rarer medium, because like this the angle of refraction becomes 90 degree. And when the angle of incidence is more than the critical angle, the ray reflects back to the original medium. सर ये चीज समझ में आया, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आया, ये इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है समझ में आया, लेकिन अब जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोले वो चीज क्या था, वो टोटल का मतलब क्या है? यस, टोटल का मतलब क्या है हम बताएं। whenever light moves from one medium to other at the interface, a part of light always returns back to the original medium and the phenomenon is called reflection. जब कोई लाइट रे ऐसे जा रहा था, यहाँ पे आके पहुंचा तो पक्का कुछ एनर्जी वापस आया होगा, ऐसे जा रहा था पक्का कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। ये हर एक केस में रिफ्लेक्शन हो रहा था। अच्छा, हम तो सोचे यहीं पे हो रहा है, नहीं, हर केस में कुछ लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा था यूजिंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर भी कुछ लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा था। So in all these cases you find a part of light is going to the other medium, part of light is reflecting back. So these are all partial reflections. But here all the light is reflecting back, so you call it total internal reflection. The significance of the word total is now understood. अभी हम लोग जितने सारा चीज देखे वो सारा चीज को नोट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, नोट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या देखने जा रहे हैं हम लोग? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखते हैं, एक एक करके इसके बारे में सारा इंपोर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पॉइंट नंबर 1, दिस फेनोमेनन takes place when light moves from a denser medium to a rarer medium। मीडियम, हाँ सर ये समझ में आया। मैं क्यों ये स्टेटमेंट लिखा, बोर्ड में क्वेश्चन आता है कब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है? जब लाइट मूव्स फ्रॉम रेरर टू डेंसर और डेंसर टू रेरर मीडियम। ठीक, अब इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट लिखते हैं। व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम, डेंसर to rarer medium, the angle of refraction that you usually denote as R in rarer medium is more than the angle of incidence in angle of incidence को I से डिनोट करेंगे, I in denser medium। So if angle I is gradually increased, the value of angle R quickly approaches to zero,
अप्रोचेस 90 डिग्री, अप्रोचेस 90 डिग्री। ठीक है, तो क्योंकि r बड़ा है, i बढ़ाएंगे तो r बढ़ेगा, i को बढ़ाते जाएंगे तो पहले r पहुंच जाएगा 90 डिग्री में, है ना, क्योंकि r i से बड़ा है। फाइन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस in tensor medium the angle of incidence in denser medium for which no light emerges to the rarer medium is called critical angle। critical angle क्या है? क्रिटिकल एंगल, ये कोई एक डेंसर मीडियम है, ये कोई रेयर मीडियम है, कोई लाइट रे यहां से आया ऐसे और आने के बाद गया ऐसे, रे इज गोइंग लाइक दिस, दिस एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल सी, कैपिटल सी, क्रिटिकल एंगल इज कॉल्ड कैपिटल एंगल सी, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। Therefore क्या समझ में आया? When I is equal to C, what is R? You clearly see R is now 90 degree. R is 90 degree. Yes. When I is equal to C, I is the incident angle in the denser medium because this phenomenon takes place when the ray is moving from the denser medium to the rarer medium. क्यों? मैं बता दिया, क्योंकि R I से ज्यादा होता है रेयर मीडियम में, I को बढ़ा तो R पहले 90 डिग्री पहुंचेगा, रेयर से डेंसर में आएगा तो ये तो एंगल कम होगा, आप इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते बढ़ाते 90 कर दोगे तब भी ये नहीं पहुंचेगा। सो ये पॉसिबल है only when the ray is moving from the denser medium to rarer medium. So when I is equal to C, R is equal to 90. अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या मिलेगा? बाय स्नेल्स लॉ म्यू, ये इसका I को इस मीडियम को μ1 कर दो, ये इसको μ1 क्यों कहेंगे? μ1 कहने से कंफ्यूजन होता है, म्यू डेंसर एंड दिस इज म्यू फॉर द रेयर मीडियम। ठीक है, तो बाय स्नेल्स लॉ म्यू फॉर द डेंसर मीडियम फॉर्मूला क्या था? μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r, है ना, म्यू फॉर द डेंसर मीडियम इनटू sin c इज इक्वल टू म्यू फॉर द रेयर मीडियम इनटू sin r का वैल्यू कितना है? 90। इसका मतलब क्रिटिकल एंगल कितना है हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, म्यू रेयर बाय म्यू डेंसर। कभी कभार हो सकता है कि एग्जाम हॉल में याद नहीं आएगा sin c का वैल्यू म्यू डेंसर बाय म्यू रेयर था कि म्यू रेयर बाय म्यू डेंसर था, तो तब याद कर लेना कि sin c का वैल्यू कभी मोर देन 1 नहीं होता है, तो दिस क्वांटिटी मस्ट बी लेस देन 1। वो पॉसिबल तब होगा जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर छोटा होगा। सो sin c इज म्यू रेयर बाय म्यू डेंसर, ये याद रखने में आसान होगा। तो इस फॉर्मूले से जरूरत पड़ने पर हम क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं बिटवीन टू डिफरेंट मीडियम। क्या ये चीज समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 में जा रहे हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 4 में क्या देख रहे हैं? इफ आई इज और when incident angle in denser medium is more than C, the total light reflects back to
the denser medium following all laws of reflection, all laws of रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन की सारा नियम को मानते हुए लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अगर हम कहेंगे ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है और यहाँ से कोई लाइट रे से आया और ये जो एंगल है दिस एंगल इज ग्रेटर देन सी, तो क्या होगा? द टोटल लाइट विल रिफ्लेक्ट बैक, टोटल लाइट विल रिफ्लेक्ट बैक। फिगर ठीक नहीं दिख रहा है? टोटल लाइट विल रिफ्लेक्ट बैक फॉलोइंग ऑल रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये एंगल अगर आई है और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। दिस टू एंगल्स विल बी सेम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जैसे होता है। सो व्हाट यू फाइंड कि अगर हम कहेंगे कोई एक मीडियम में, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में कोई लाइट रे जा रहा है और इंसिडेंट एंगल क्या हो गया? इट इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल। इफ इट इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? यू विल सी द टोटल एनर्जी रिफ्लेक्ट्स बैक। दिस phenomenon is called total internal reflection, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका कोर्स में, जिसको हम लोग अब से आगे कहेंगे TIR। समझ में आ गया क्या? तो यहाँ पर एक दो चीजें आपको याद रखना है। पहला चीज तो हुआ कुछ वैल्यूज आपको याद रखना है। आपको होगी यस, पहला चीज इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है कि क्रिटिकल एंगल क्या है। C फॉर ग्लास एंड एयर इंटरफेस इज इक्वल टू कितना होता है? C का वैल्यू याद रखो 42 डिग्री। ठीक है, C का वैल्यू होता है 42 डिग्री। अच्छा, ये क्रिटिकल एंगल है। फॉर C फॉर डायमंड, ये चीजें आपको याद रखना पड़ता है। एंड एयर इंटरफेस इज 24 डिग्री। दोनों चीज देखने में एक जैसे लगते हैं तो याद रखने में आसान होगा। एक हुआ 42 डिग्री, दूसरा हुआ 24 डिग्री। पहला पॉइंट हुआ जो याद रखना है। दूसरा हुआ, हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के बारे में पढ़े। क्या होता है? जब भी कोई रे if after undergoing several reflection and diffraction it is normally incident on a surface, then the reflected ray exactly retraces the same path and reaches the source। लेकिन सोचो तो यहाँ पे मैं कहूँ कि ये कोई एक डेंसर मीडियम है, ये कोई एक रेयर मीडियम है, और सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ से कोई लाइट रे ऐसे आया और सपोज ये क्रिटिकल एंगल पे गिरा तो गया ऐसे। अब क्या था? ये जो एंगल था क्या था? ये दिस एंगल वाज नथिंग बट द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल में आया तो ऐसे गया। अभी अगर मैं यहाँ पे कोई एक मिरर रख देता हूँ, दिस रे विल रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द मिरर एंड इट विल ट्राई टू फॉलो द सेम पाथ अगेन एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अगर ये रे यहाँ से वापस आएगा तो विल इट गो बैक डाउन लाइक दिस? नो, इट विल गो लाइक दिस। So this is a case where principle of reversibility is not applied। समझ में आया? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है? कोई रे अगर ढेर सारे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के पास जाता है और रास्ते में कहीं जाके एनकाउंटर करता है किसके साथ? कोई एक प्योरली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ, और कैसे? जीरो एंगल ऑफ इंसिडेंस में, मतलब नॉर्मल स्ट्राइक करता है, तो फिर वो रिफ्लेक्ट बैक करता है और वापस आते आते उसी रास्ते में आते जहां से गया था वहीं पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर तो नहीं हो रहा है। So what you find? At this boundary values you see the principle of reversibility does not satisfy। तो principle is not a universal principle, उस typical principle है। क्या लिखेंगे?
when I is equal to C, the principle of reversibility does not satisfy। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? तो ये चीज समझ में आया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, हो सकता है कि कभी पूछा नहीं, कोई आपको इंटेलिजेंट पूछ देगा, बताओ इट इज अलाउड टू गो फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, अंडर व्हाट कंडीशंस इट विल नॉट अंडरगो एनी रिफ्रैक्शन, अंडर व्हाट कंडीशंस। सो कंडीशंस फॉर नो रिफ्रैक्शन क्या हुआ? व्हाट आर द कंडीशंस फॉर नो रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन नहीं होने का कंडीशन क्या हुआ? पहला हुआ इफ द रे इज नॉर्मली इंसिडेंट एट इंटरफेस ऑफ टू मीडियम्स। दो मीडियम की इंटरफेस में अगर कोई रे नॉर्मली इंसिडेंट होगा तो क्या होगा? सीधा निकल जाएगा, नो रिफ्रैक्शन। ये चीज आपको समझ में आता है। दूसरा हुआ बी, इफ रे मूविंग फ्रॉम denser medium, ray moving from denser medium to rarer is incident at an angle or incident at the interface, दोनों का बीच का बाउंड्री पे, इंटरफेस at an angle more than critical angle। ये है दो कंडीशन फॉर व्हिच देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन। नो रिफ्रैक्शन का दो कंडीशन हमें समझ में आ गया, ठीक है। इसके रिलेटेड और भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा इसको भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। क्या है? रे डायग्राम थ्रू ए प्रिज्म में कैसे होता है? सपोज मैं बात करूं कि कोई राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म का, सपोज हियर इज ए राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म, ठीक है। मैं आपको एक केस दिखाने की कोशिश करता हूं, आप थोड़ा देखो इसको कैसे हो रहा है, ठीक। इट इज ए राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म। अब सपोज इस प्रिज्म पे कोई लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है कुछ ऐसे, तो क्या होगा? अगर ये आइसोसेलेस प्रिज्म है तो ऑब्वियसली दिस इज 45 डिग्री, और ये ग्लास प्रिज्म है। सपोज ये ग्लास प्रिज्म है, द प्रिज्म इज मेड अप ऑफ ग्लास, ठीक है, ये ग्लास प्रिज्म है। तो क्या होगा? यहाँ पर तो कोई रिफ्रैक्शन होगा नहीं, ये रे आके यहाँ पे पहुंचेगा। अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन पहले हम देखेंगे कि जब वो रे आके यहाँ पे पहुंच रहा है, व्हाट इज द इंसिडेंट एंगल हियर? पहले हमें इंसिडेंट एंगल पता करना है। ड्रॉ ए नॉर्मल। आप देखो ये 45 डिग्री है तो ये भी तो 45 है, ये 45 है, ये नॉर्मल है तो ये भी 45 हुआ। एंड यू सी द इंसिडेंट एंगल I is, or call it I1 is more than 45, sorry, more than critical angle। कितना? 42 डिग्री। यहाँ पर C कितना होता है? क्रिटिकल एंगल होता है। एयर और ग्लास के बीच में क्रिटिकल एंगल होता है 45 डिग्री। तो अब जब ये रे इधर से जा रहा था, it was trying to go from the denser medium to the rarer medium, that is air,
and you find the incident angle is more than 42 degree, what will happen? The ray will undergo reflection. The ray will undergo reflection मतलब कैसा होगा, जितना एंगल में गिरा है उतना ही एंगल में निकलेगा। I1 कितना है यहाँ, I1 is 45 degree. If I1 is 45 degree में लिख सकता हूँ यहाँ पे, here I1 is 45 degree and I1 is greater than 42 degree. I1 is greater than C. हाँ सर, ये समझ में आया सर? अगर ये समझ में आया तो थोड़ा इसको साफ करते हैं। I1 हो गया ठीक है। अब I1 हो गया कितना, I1 is coming out to be 45 डिग्री। तो इसको थोड़ा मैं क्लियरली लिखूं, ये एंगल है I1, दिस एंगल इज कमिंग आउट टू बी I1, ये I1 है। दिस I1 is 45 डिग्री एंड दैट इज मोर देन C। तो दी रे विल अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये 45 डिग्री, तो यहाँ इसके साथ 45 डिग्री करके आएगा। फिर इट इज कमिंग मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद दिस, तो रे विल गो लाइक दिस, ऐसे आएगा। रे अगर ऐसे आएगा तो फिर ये रे यहाँ पर फिर से कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉर्मल इंसिडेंट, इंसिडेंट एंगल इज 0, द रे विल कम आउट लाइक दिस। सो यू फाइंड द रे फॉलोज ए पाथ लाइक दिस। आपको इसे ट्रायंगुलर प्रिज्म दे देंगे आपको, वो बोलेंगे कि ये प्रिज्म इज ए राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म मेड अप ऑफ ग्लास where the critical angle is 42 degree and you are to calculate what is draw the ray diagram और complete the ray diagram। ठीक है, एग्जाम्पल को ध्यान से देख लेना, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देने वाला हूं इसके बाद। ये एक एग्जाम्पल है जो हम लोग देख रहे हैं। सपोज आई रिपीट द सेम केस अगेन बट आई वांट टू सी अदरवाइज। सपोज मैं ये केस देखता हूं, अब ये ट्रायंगल को देखो, ये भी राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म है, राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म है और इसका यस। अब इसमें क्या हुआ है, सपोज आई से द रे इज इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस, normally incident on this surface. If it is normally incident on this surface, let us complete the ray diagram. यहाँ पर तो कोई रिफ्रैक्शन होगा नहीं, the refraction will be like this, there will be no refraction, it will be coming here. But when it comes here, what is the incident angle here? You clearly see the incident angle is coming out to be how much? 45 डिग्री आपको मिल गया। यहाँ पे इंसिडेंट एंगल फिर से हो गया 45 डिग्री, तो आप क्या कहोगे, इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री हो गया जो कि 42 डिग्री से ज्यादा है। दोनों ही केस में हम लोग ये चीज देख रहे हैं, तो क्या होगा, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा, कैसे 45 डिग्री करके आया तो इधर को 45 डिग्री करेगा, मतलब दिस रे एंड दिस रे विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए तो ये ऐसे आएगा, इधर पहुंचेगा, है ना, द रे विल रीच समवेयर हियर। तो मैं इसको थोड़ा बढ़िया से बनाने की कोशिश करता हूं, द रे विल रीच समवेयर हियर। यहां पर पहुंचने के बाद now let us see how much is the again the ray is going from a denser medium towards a rarer medium at this point। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो बताने में कि what will be the incident angle here, क्या होगा ये एंगल? सोचो तो ये तो आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म है, ये दोनों एंगल 45 थे, ये एंगल कितना होगा? अगर ये 45 है तो ये 45 है, ये 45 है तो ये 45 है, ये 45 है तो ये 45 है, तो ये हो गया 45। तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा कि रिफ्लेक्शन होगा? The angle of incidence in the denser medium is again more than the critical angle। क्या होगा, फिर से एक लॉन्डर को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पर 45 डिग्री करके गिरा है तो 45 डिग्री करके निकलेगा, सॉरी इट विल गो विथ एन एंगल 45 डिग्री विद द नॉर्मल एंड यहाँ पे पहुंचा। जब यहाँ पे पहुंचा तो आप देखिए कि अगेन इट इज ए नॉर्मल इंसिडेंस ऑन द इंटरफेस बिटवीन द टू मीडियम, इट विल स्ट्रेट वे कम आउट लाइक दिस। तो यहाँ से रे घुसा तो वापस निकल गया, लेकिन यहाँ से रे घुसा तो इधर से निकल गया। आपको ये चीज बढ़िया से समझ में आया? आई वांट टू चेक कितना समझ में आया। आई गिव यू ए स्मॉल क्वेश्चन ऑन दिस। तो मैं क्या करता हूँ, आई टेक ए प्रिज्म लाइक दिस, दिस इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म, क्लियरली दिख रहा है, और क्या दिया है कि ये एंगल 45 डिग्री है, तो आपको समझ में आ रहा है, और ये ग्लास का है और ये ग्लास का प्रिज्म है, तो 42 डिग्री हो गया आपका क्या कहते हैं दी क्रिटिकल एंगल। अब हमें दिया गया कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है,
अब इस ऑब्जेक्ट से जो रे निकलेंगे वो इधर तो आएंगे, और इधर से कोई देख रहा है, समवन इज सीइंग फ्रॉम हियर, ठीक है, यहां से वो देख रहा है, इट इज व्यूइंग फ्रॉम हियर, उसको ऑब्जेक्ट क्या दिखेगा, ओ पी। इन फिगर शोन, इन फिगर shown what is shape of object O, what is shape of object O as seen by observer P। ऑप्शन दिया है like this, like this, like this, like this। क्या बता सकते हो ये ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा, ए जैसा कि बी जैसा कि सी जैसा कि डी जैसा, दिमाग पर जोर लगाओ। ये तो जो ये बोल रहा है सी, मुझे मालूम नहीं बाकी लोग क्या बोलेंगे, विपिन बोल रहा है बी, कोई सी बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है। चलिए सोचते हैं क्या दिखेगा, क्या होगा, लेट अस सी। हम कहेंगे यहां से कोई रे निकलेगा तो ऐसे जाएगा, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, रे ऐसे आएगा, हाँ ठीक है सर। यहां से कोई रे निकलेगा ऐसे जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ऐसे आएगा, मतलब हेड विल बी हियर, टेल विल बी हियर, द आंसर इज करेक्ट, जैसे बताया रीता जय ने, दिस आंसर इज करेक्ट। सो हमें मिल गया कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे दिखेगा, समझ में आ रहा, करेक्ट, ठीक है। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूं, आई गिव यू नाउ अनदर क्वेश्चन, आई गिव यू अ डिफरेंट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 2, सपोज हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है जो दिखने में कुछ ऐसा है, ये है ट्रायंगल, क्या दिया है, दिया है कि एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, और कोई रे ऐसे आ रहा है, कंप्लीट द रे डायग्राम, ठीक है। दूसरे केस में ये फिगर फिर से मेरी ड्रॉ करता हूं, ये रे ऐसे है ना, ये ऐसा है, आपको रे डायग्राम कंप्लीट करना है भैया, रे डायग्राम कंप्लीट करना है। ये एंगल दिया है 60 डिग्री और दिया है कोई रे ऐसे जा रहा है, यू हैव टू कंप्लीट द रे डायग्राम्स, ठीक है, आपको ये रे डायग्राम कंप्लीट करना है। तीसरा केस को क्यों छोड़े हम नहीं छोड़ने वाले, तीसरा केस को भी कर लेंगे। यू हैव टू कंप्लीट द रे डायग्राम नाउ। देखो ये केस के लिए और ये केस के लिए सोच लो, अपना फिगर बना दो, मेरे फिगर के साथ वेरीफाई कर लेना। और तीसरा केस में here is another triangle, ये है हमारा तीसरा ट्रायंगल, जिसमें ये एंगल कितना दिया, एंगल दिया 60 डिग्री, और क्या हुआ, कोई रे ऐसा इंसिडेंट हो रहा है। In all these three cases, you have to complete the ray diagram and see what is happening. ये सर कैसे करेंगे सर, चलिए कोशिश करते हैं बनाने की इसको। पहला केस में क्या होगा, ठीक है, पहला केस में क्या होगा, I take a ray like this, मैं कहता हूं कि रे ऐसे पहुंचा, अगर ये यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पर तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, the ray will go here and reach here। आप जानते हो ये ग्लास प्रिज्म से क्या दिया है, गिवन क्रिटिकल एंगल इज 42 डिग्री। अच्छा ऐसा है क्या, चलो ठीक है, ये हो गया 42 डिग्री। अगर ये 42 डिग्री हुआ यहाँ पे, तो सोचो तो यहाँ पर आपका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बनेगा, ये हो गया नॉर्मल टू द सरफेस। अगर ये नॉर्मल टू द सरफेस है तो सोचो तो ये जो एंगल अगर 30 डिग्री है, ये 90 है, ये 60 है, ये कितना हो गया 30 डिग्री। क्या ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, नहीं कम है, तो क्या होगा, द रे विल कम आउट। यस सर, समझ में आया सर, दिस विल बी कमिंग आउट ऑन द अदर साइड। सी इन दिस केस हियर विल बी नो रिफ्रैक्शन, द रे गोज लाइक दिस, यहां से रे सीधा ऐसे ऊपर गया, यहाँ पे
जब वो रे आके यहाँ पे पहुंचा तो व्हाट यू ऑब्जर्व, यू फाइंड द इंसिडेंट एंगल। किसको इंसिडेंट एंगल कहते हैं? इसको कहते हैं। कितना है? ये 60 है तो ये 30 है तो ये 60 है। अरे सर ये तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, तो क्या होगा? इट विल अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइक दिस, 60 डिग्री एंगल में भागेगा, इधर आके पहुंचेगा। ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। अच्छा, अगर ये 60 हुआ तो ये होगा 30, है कि नहीं? और ये ऑलरेडी था 30, ये 30, ये 30, क्या मिला? 60। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर? आई विल ड्रॉ अ डायग्राम लाइक दिस। अब ये पता करना है व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ द रे इज गोइंग फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टुवर्ड्स ए रेयर मीडियम। आप देखो ये 30 है, ये 30 है, तो 60 हो गया, ये पूरा एंगल हो गया 120। मतलब दिस एंगल इज कमिंग आउट टू बी, दिस एंगल इज कमिंग आउट टू बी 30 डिग्री। मेरी बात सबको समझ में आ रहा होगा। दिस एंगल इज 30 डिग्री, जो कि क्रिटिकल एंगल से कम है, तो क्या होगा? गो आउट लाइक दिस। हाँ सर, समझ में आया सर, रे डायग्राम बदल गया सर। क्या हुआ? चीजें ऐसे बदल गई, क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री था ना। क्या मैं सबको ठीक से समझा पा रहा हूं? यस सर, ये कितना धीरे से, ये सर, वेरी गुड। डर है लोगों का मन में। अब तीसरी केस के लिए रे डायग्राम सोचो तो यहां पर तो कोई रिफ्लेक्शन होगा नहीं, रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो यहां पहुंचेगा। अगर यहां पहुंच गया तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? यू सी दिस एंगल इज 60 है ना, दिस एंगल इज 30, ये 90 है, तो ये कितना है? दिस इज कमिंग आउट टू बी 60 डिग्री। ये 30 है ना, ये 90 है, तो ये कितना हो गया? ये 60 हो गया। ये अगर 60 हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 30 डिग्री। क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा? नहीं सर, when the angle of incidence is more than 42 degree in the denser medium, it will undergo total internal reflection because it is already mentioned critical angle is 42 degree। तो क्या होगा? ये TIR तो नहीं होगा, लेकिन the ray will come out making greater angle with the normal in the rarer medium। सो सारे केस में मैं आपको रे डायग्राम दिखा दिया, ठीक है? ये सारे केसेस में आपको रे डायग्राम समझ में आ गया। अब ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसका यूटिलिटी भी बहुत ज्यादा है। क्या है? थोड़ा देखते हैं कहां कहां ये फेनोमेनन को यूज किया जाता है। एक हुआ डेजलिंग ऑफ डायमंड। देखो डायमंड का जो कॉस्ट है ना, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द स्टोन, इट इज बिकॉज ऑफ द कट्स ऑन इट। जो कटिंग किया गया है, कितने कट्स है, ठीक है? हाउ मेनी सरफेसेस। मान लो कि कोई स्फेरिकल डायमंड है और उसके ऊपर कितने कटिंग सरफेसेस है, कितने कटिंग। स्फेरिकल डायमंड आपको नहीं मिलेगा, यू विल नेवर गेट ए स्फीयर ऑफ ए डायमंड एंड दैट इज टोटली यूजलेस। वो डेजल नहीं करेगा। ए स्फेरिकल डायमंड विल नॉट डेजल, इट इज यूजलेस, किसी काम का नहीं है। बैट बॉल खेल सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो उसके साथ, इट इज वेरी हार्ड। उसमें अगर सरफेसेस रहेंगे, कटिंग सरफेसेस रहेंगे, तभी ये किसी काम का होता है, उसका कुछ कॉस्ट होता है, क्योंकि ग्लो करता हुआ दिखेगा वो सारे सरफेस पे। क्या होता है प्रैक्टिकली इन केस ऑफ ए डायमंड? डायमंड के केस में द क्रिटिकल एंगल इज 24 डिग्री। मतलब कोई रे अगर इंसिडेंट हो रहा है डायमंड और एयर का इंटरफेस में, डायमंड के अंदर से आते हुए एट एन एंगल 24 डिग्री और मोर देन 24 डिग्री, वो अंदर ही अंदर घूमते रह जाएगा, बाहर नहीं आ पाएगा, ठीक है? 24 डिग्री। सोचो अब जैसे मैं कह रहा हूं कि ग्लास और एयर के केस में कितना है? 42 डिग्री। मतलब अगर बहुत सारे रे आ रहे हैं ग्लास के ऊपर गिरने के लिए, तो ग्लास की मान लो कि ग्लास है, ये एयर है, ये ढेर सारे रे आ रहे हैं और मान लो कि यूनिफॉर्मली चारों तरफ से आ रहे हैं, ये एयर है, तो जितने सारे रे का इंसिडेंट एंगल 42 डिग्री से ज्यादा है वो अंदर भाग जाएंगे, बाकी बाहर आएंगे। अगर यूनिफॉर्मली आ रहे हैं और 90 डिग्री से आधा होता है 45 डिग्री, तो ऑलमोस्ट 50% रे विल रिफ्लेक्ट एंड रेस्ट विल बी कमिंग आउट। जिसमें आपको क्रिस्टल स्टोन बनाते हो, कान के झुलका उल्का बनाते हैं ना, क्रिस्टल का बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है? वो ग्लो करता हुआ, डेजल करता हुआ नजर आता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि 50% रे आर रिफ्लेक्टिंग बैक
एंड 50% आर पासिंग आउट। 42 डिग्री को रफली 45 डिग्री सोचो ना। लेकिन डायमंड के केस में 24 डिग्री से ज्यादा हो गया तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। मतलब सोचो करीब करीब 24 इज ऑलमोस्ट 90 का कितना हिस्सा हुआ भाई, ये रफली अराउंड 30%, रफली अराउंड 30% ऑफ 90 डिग्री, मतलब 30% रे ही बाहर आएंगे, 60% अंदर रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। हाँ सर अंदर रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, वो समझ में आया, लेकिन उसके साथ डेजलिंग का क्या रिलेशन है सर? हाँ रिलेशन क्या है बताते हैं। थिंक ऑफ ए डायमंड ऑफ शेप लाइक दिस। सपोज हम कहेंगे ये एक डायमंड है, ऐसा शेप का है। अब कहीं से भी लाइट गिरा और इसके अंदर घुस गया। अगर इसमें ये कितना तो कॉट किया हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इज लुकिंग लाइक ए ऑक्टागोनल है ना, ये ऑक्टाहेड्रॉन है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रॉन आप कहोगे इसको। तो इसमें ऐसे बहुत सारे फेसेस अभी है। अगर मैं इसको 8 के जगह 100 फेसेस कट कर देता हूं तो ऑब्वियसली आप देखोगे ये एंगल विल बी इवन मोर, ठीक है। एक मिनट, अगर रे किसी तरह से इसके अंदर घुस जाता है तो अगर सीधा ऐसे आया तो अलग बात है, थोड़ा सा भी अगर कोई रे इसके अंदर घुस गया और इसके सामने इसे फेस नहीं रहेगा, अगर बहुत सारे कॉट है और ये रे के मान लो ऐसे गिरा और रे करके मान लो इधर आया, तो किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जब वो अंदर घुसेगा आप देखोगे इट इज मोस्ट प्रोबेबली दिस एंगल थीटा इज मोर देन 24 डिग्री। तो ज्यादा चांस है कि एक बार इस रे इसके अंदर घुस गया तो इट विल अंडरगो सेवरल रिफ्रैक्शंस, सॉरी सेवरल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, कीप्स ऑन रिफ्लेक्टिंग इनसाइड, बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। काफी बार घूमने फिरने के बाद हो सकता है कहीं चांस मिल गया निकलने के लिए तो वहीं से निकलेगा। और यहाँ पर जितने सारे रे इसके साथ साथ घुसे थे वो सारे इधर से निकलेंगे, तो दिस फेस विल अपीयर टू क्लो। सारा फेस एक साथ क्लो नहीं करेंगे। अब देखोगे मान लो कि 50 तो फेस है कटिंग करने के बाद, डायमंड को कटिंग करना बहुत कॉस्टली है, क्योंकि डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल अवेलेबल। अगर हमें एक नाइफ लेके दूसरी चीज को कट करना है, हम मटेरियल ए का नाइफ बनाए, मटेरियल बी को कट करेंगे तब कट कर सकते हैं। फिर हार्डनेस फैक्टर ऑफ ए इज मोर देन बी, नहीं तो काटने की कोशिश करेंगे पता चला खुद ही कट गया, इसको मारा और ये खुद ही कट गया, ठीक है ना। तो डायमंड तो बहुत हार्ड है, उसको कट करने के लिए और भी हार्डर चीज चाहिए, हार्डनेस फैक्टर और ज्यादा होना चाहिए। यूजुअली पीपल यूज टंगस्टन कार्बाइड एंड ऑल दैट। वो कहते हैं ना डायमंड लगता है ग्लास काटने के लिए यूज करते हैं, टंगस्टन कार्बाइड होता है, उसी को यूज करके somehow they managed to cut the diamond। अब कट करने के बाद अगर इसमें ढेर सारे फेसेस बना दिया गया, कोई रे अगर अंदर घुसा वो आसानी से बाहर नहीं आ पाएगा, will undergo several internal reflections and finally come out। सो जहां से निकलेगा वहां पर वो ग्लो करता हुआ नजर आएगा। हम कहते हैं कि डायमंड इज डेजलिंग। सो डेजलिंग ऑफ डायमंड इज एन एग्जांपल। आप लोग अपने तरीके से समझा के लिखोगे, बस मेंशन करना कि क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड एंड एयर इंटरफेस इज 24 डिग्री। फाइन। नेक्स्ट यूज हुआ इसका ऑप्टिकल फाइबर्स। हैव यू एवर हर्ड अबाउट द ऑप्टिकल फाइबर्स? ऑप्टिकल फाइबर्स, बात करें ऑप्टिकल फाइबर का। ये क्या है? ये एक किस्म का मटेरियल है, इसमें बाद में हम लोग इसको प्रूव भी करेंगे और देखेंगे। सपोज इट इज मेड अप ऑफ ग्लास वूल, हाँ ग्लास टाइप का एक मटेरियल उसके वूल से बना है। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूजुअली दिया जाता है म्यू इज मोर देन और इक्वल टू √2। क्यों, कैसे, वो देखेंगे हम लोग न्यूमेरिकल करते वक्त। अब इसमें कोई भी रे अगर इसके अंदर गिरा, कोई भी रे, ये एंगल में गिरे, ये एंगल में गिरे, ये एंगल में गिरे, you will see after entering into it the ray will undergo only internal reflections, और ये ऐसे करते 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 निकलेगा, it will never come out। ये रे ऐसे आया, it will go like this like this like this, several internal reflection होते हुए इसके अंदर गाइडेड होते हुए चलेगा। ये फाइबर, एक किस्म की फाइबर है, ग्लास वूल से बनाया हुआ है, इसको ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। अगर ये जो फाइबर है इसका शेप अगर ऐसा है तो आप देखोगे कि जो लाइट यहाँ पे एंटर कर रहा है वो इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए इधर से निकल रहा है। मतलब यूजुअली अगर आप यहाँ से लाइट फ्लो करते और ये स्ट्रेट पाइप होता तो लाइट निकल जाता, लेकिन ये बेंड होने के बावजूद लाइट इसमें से ट्रांसमिट होके जा रहा है। आप लोग ये चीजें देखे होंगे कुछ लोगों के घर में, जो पुराने लोगों के घर में, आजकल के घर में नहीं मिलता है, एक स्लो लैंप मिलता है। स्लो लैंप में यहाँ पर एक
लाइट अरेंजमेंट रहेगा और इसके ऊपर देखोगे व्हाइट कलर का थ्रेड्स जैसे फाइबर्स ऐसे रहेंगे, ठीक है। कभी आप नोटिस किए होगे तो ये लाइट इधर से ग्लो करेगा तो ये सारा थ्रेड का फेस में यहाँ पर ग्लो करता हुआ नजर आएगा। दीज आर ऑल ऑप्टिकल फाइबर्स, इसके अंदर से हो जा रहा है। इट्स नॉट ए वेरी कॉस्टली थिंग, वेरी चीप थिंग, वेरी नॉट कॉस्टली थिंग्स। पहले आपके घर में जितना वो केबल सप्लाई आता था, दे वर ब्रिंगिंग कॉपर केबल्स, तो जब लाइटनिंग होता था हम क्या करते थे, टीवी से केबल को खोल देते थे या इंटरनेट कनेक्शन से केबल को खोल देते थे ताकि वहां पे लाइटनिंग हो जाए तो हमारा कंपोनेंट्स को अफेक्ट ना करे। लेकिन आजकल सारा ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, ऑप्टिकल फाइबर से। दीज आर नॉन कंडक्टर्स, ये इलेक्ट्रिसिटी कैरी नहीं कर सकते। करते क्या है, हम कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अगर दूर भेजना चाहते हैं थ्रू ए वायर, then because of the resistance of the wire वो सिग्नल धीरे धीरे वीक हो जाता है, दूर में जाने से सिग्नल वीक हो जाता है। लेकिन अभी क्या है, डिवाइस निकल गया है, हर एक सिग्नल को कम्युनिकेट करने के लिए उसका कैरियर वेव जो होता है, जो कैरियर उसको कैरी करके लेके जाएगा वो लाइट वेव होता है। लाइट वेव की रेंज में छोड़ देते हैं, लाइट वेव की रेंज में छोड़ देने से वो रे क्या करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्स करते 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 निकल के आ जाता है विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी, बिकॉज इन एवरी रिफ्लेक्शन इट इज total internal reflection, no loss of energy. So without any loss of energy you can carry this energy to a long distance. Usually very long distance के लिए इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। ये ऑप्टिकल फाइबर किस काम में मोस्टली लगता है, फॉर कम्युनिकेशन। आपके घर में अगर डाटा कनेक्शन लिए हो, केबल कनेक्शन लिए हो, केबल को तोड़ो, उसके अंदर ऐसे थ्रेड्स मिलेंगे, ठीक है। सचमुच तोड़ मत देना, जहां पर जॉइंट हुआ है वहां पर देख लो, तोड़ दोगे तो जोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि इसको जोड़ना फेस टू फेस अगेन किसी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कॉपर वायर होगा तो दोनों को मिला के बांध दो, जोड़ना इसको नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर्स है, ठीक है। क्या यूज होता है, फेनोमेनन यूज्ड इज कॉल्ड TIR। कहाँ यूज होता है, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स। बहुत ज्यादा दूर के लिए इसको यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसका एक ड्रॉबैक है, वो कुछ दिन के बाद क्या होता है, ऑटोमेटिकली जैसे लकड़ी में कीड़ा लगता है ना, कीड़ा लगने से वो कैसे डॉट बन जाता है, वैसे ये मटेरियल भी काफी दिन के बाद कीड़ा लगने जैसे होकर टूट जाता है। इसलिए ये सक्सेसफुल नहीं है। लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए नहीं करते, शॉर्ट ट्रांसमिशन के लिए करते हैं और कुछ साल के बाद रिप्लेस कर देते हैं, बिकॉज इट इज नॉट वेरी कॉस्टली, ठीक है। तो यूजेस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम लोग देख लिए। एक हुआ ऑप्टिकल फाइबर, दूसरा हुआ डेजलिंग ऑफ डायमंड, है ना। चलिए लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट आइटम, दैट इज मिराज। क्या है ये मिराज? मिराज ये है कि जब कोई डेजर्ट में कोई आदमी जा रहा है, हॉट डे में, डे टाइम में पूरा जैसे टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा, डेजर्ट एरिया है, तो उसको दिखेगा अगर दूर में कहीं कोई पेड़ है ना, तो पेड़ के नीचे पानी है, पानी तो नहीं दिखेगा उसको पेड़ का रिफ्लेक्शन उल्टा दिख रहा है, तो उसको लगता है कि रिफ्लेक्शन देख के शायद वहां पर पेड़ होगा, पानी होगा। दौड़ के जाता है, देखता है कि पानी वानी कुछ नहीं है। मृगतृष्णा जिसको कहते हैं, हिंदी में, उड़िया में कहते हैं इसको मरीचिका, एंड इंग्लिश में कहते हैं मिराज, ठीक है। ये क्या है मिराज, ऐसा क्यों होता है? कोई हॉट समर डे में, जब सैंड की हम डेजर्ट की बात करें जहां पर बालू का जो टेम्परेचर रहेगा बहुत हाई रहेगा, हाई टेम्परेचर होने के कारण उसके आसपास जो एयर रहेंगे वो भी हाई टेम्परेचर के रहेंगे। हाई टेम्परेचर होने के कारण एयर विल एक्सपांड कर जाएंगे, तो डेंसिटी, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिक्रीजेस, क्योंकि वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। एयर अगर एक्सपांड कर गया, दूर हो गया एयर पार्टिकल, तो उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस। डज नॉट से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिकम्स लेस देन 1, it is comparatively lesser as compared to the refractive index of the layer of air somewhat above the surface of earth। तो अगर हम ये हॉट समर डे है, हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पर एयर का म्यू सबसे कम, उसके ऊपर जाओ थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा। उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, अगेन डेंसिटी ऑफ एयर विल डिक्रीज, अगेन म्यू विल डिक्रीज। In a normal day, if you go from the surface of earth towards the sky, mu will gradually decrease. But in a hot summer day, remember, in a hot summer day, if you start from the surface of earth and go towards the sky, first mu will decrease, then it will again increase to its high value, low value. ठीक है, क्योंकि ऊपर एयर का डेंसिटी कम हो जाता है, काफी ऊपर जाओ तो वैक्यूम है। हम बात कर रहे हैं हॉट समर डे का। हॉट समर डे में होता क्या है? Now in a hot summer day, suppose यहाँ पे कोई एक पेड़ है and this
horizontal lines I have drawn are different layers of air. अब ये पेड़ में कोई क्या हुआ है, कोकोनट हुआ है, कोकोनट से कोई रे इस आदमी के आंखों में पहुंचा तो उसको लगा कि हाँ रे इधर एक कोकोनट हुआ है, तो कोकोनट को देखा। थोड़ी देर में क्या हुआ कि इधर जो रे आ रहा था वो रे, अब ये डेंसर मीडियम है, म्यू ज्यादा है, और ये रेयर मीडियम की तरफ आ रहा है। हर टाइम जब आ रहा है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम द एंगल ऑफ इंसिडेंस from the denser to rarer medium becomes more than critical angle. जैसे critical angle से ज्यादा हो गया, that ray will now reflect back from that point, again go like this. और अगर ऐसा रे आके उसकी आंखों में पहुंचा तो ये आदमी को क्या लगेगा, इधर से रे आ रहा है ना, उसको लगेगा कि ऑब्जेक्ट इधर है, लगा रे एक कोकोनट ऊपर है, एक कोकोनट नीचे है, जैसा पेड़ ऊपर है वैसा ही पेड़ नीचे, पक्का इसके नीचे पानी है, नहीं तो इमेज कैसे दिख रहा है, इमेज कैसे दिखेगा बिना पानी का, पानी है, भाग के जाएगा देखेगा कोई पानी नहीं है, फिर दूर में किसी दूसरे पेड़ के नीचे दिखेगा, भागते 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 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं, ये पेड़ का एक इमेज दिखने लगा उसको। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड मिराज। इन ए हॉट समर डे, in a hot summer day, the air near Earth's surface is at high temperature, so air expands and mu for air decreases. The ray coming out of object O towards ground is moving from a denser medium towards a rarer medium. O से ground की तरफ आता हुआ रे denser medium से rarer medium की तरफ जा रहा है, so it bends away from the normal, gradually bend हो रहा है away from the normal. तो फिर क्या होगा, as the ray goes down and down, the angle of refraction increases. At certain point, the incident angle becomes same as or more than the critical angle. At this point, the ray undergoes TIR, total internal reflection, and reaches to the eyes of the observer. Due to TIR, the image of object O is seen at O dash. O का जो इमेज है वो O dash में दिख रहा है। हाँ सर, समझ में आया सर। अच्छा ये बात है, तो हम कहेंगे कि O dash, ठीक है। The observer feels presence of water below the object. This phenomenon is called mirage. उसके मन में एक फीलिंग आता है कि हाँ शायद वहां पर पानी होगा, इसलिए ओ का इमेज ओ डैश पे दिख रहा है। समझ में आया, ये हो गया मिराज। क्या मिराज की कंसेप्ट सबको समझ में आया? यस सर, नो? यस, ठीक है। अभी आज हम लोग इतने ही करेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।